नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा हाल ही में निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के रिगार्डिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि आरपीएससी द्वारा कुछ महीने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, जो कि कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसके लिए विज्ञप्ति निकाली गई। उसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हमारे चैनल पे हमने पहले से ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया और सारी बातों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। अभी 2 दिन पहले आरपीएससी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की गई कि इस भर्ती के लिए जो एग्जाम है वो 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा और उन्होंने जो पहली डेट दी वो दी 4 अप्रैल से 11 अप्रैल 2020 के बीच। और उसके बाद जो दूसरा चरण जो होगा कॉलेज जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसका दूसरा जो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा एक तरह से, या फिर मैं कहूँ योग्यता परीक्षा जो होगी, उसका जो दूसरा चरण होगा वो 28 अप्रैल से 2 मई तक की घोषणा की। ज्यादातर जो प्रतिभागी हैं, जो एमएससी हैं, नेट हैं, जो संबंधित विषय में, जैसे मैं आज बात करने वाला हूँ जूलॉजी विषय की, तो ज्यादातर जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस बात को लेकर के बड़े घबराए हुए से दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैं कुछ दिनों में महसूस कर पा रहा हूँ कि अचानक से ऐसी घोषणा हो गई। बिकॉज ज्यादातर लोग ऐसे सोच रहे थे कि कम से कम 6-7 महीने कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से जनवरी चल रहा है और अप्रैल के एंड में या फिर मई की शुरुआत में एग्जाम की घोषणा हो जाना बड़ा ही उनके लिए थोड़ा सा अलग है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। बिकॉज 50% जो कंपटीशन है वैसे ही आउट हो गया मेरे हिसाब से। बिकॉज जो बच्चे जो आराम से बैठे थे उनको अब संभलने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज सिलेबस काफी बड़ा है। और अभी काफी दिनों से ये भी चर्चा हो रही थी कि आरपीएससी ने सिलेबस जारी नहीं किया और इससे पहले डेट्स की घोषणा कर दी, लेकिन आज शाम को आरपीएससी ने सभी सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशल हम बात करेंगे इस सिलेबस के बारे में। तो मैं अभी बात करने वाला हूं इस वीडियो में आरपीएससी भर्ती परीक्षा 2020 के जूलॉजी विषय के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिकॉज अंत में इस पूरे सिलेबस में क्या क्या टेक्निकल चेंजेस हुए हैं उन पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में हम यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन सी यूनिट कहां है, और ये भी देखेंगे क्या 2014 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसका जो सिलेबस है और अभी जो 2020 या फिर 21 में जो परीक्षा होगी उन दोनों में कोई चेंजेस है या नहीं, और अगर है तो वो कौन कौन से चेंजेस है। और नया जो सिलेबस है उस पर मैं मेरी तरफ से भी आपको स्पेशल कमेंट्स लास्ट में दूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं सेशन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने एग्जाम पैटर्न जल्दी से मैं डिस्कस करूंगा। हम सब जानते हैं कि आरपीएससी की जो भर्ती परीक्षा है 3 पेपर्स के मार्फत ली जाएगी। पहले पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे जिनके मार्क्स होंगे 75, दूसरे में 150 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे और तीसरे में 100 क्वेश्चन होंगे। ये जो तीसरा पेपर है वो जीके का रहेगा और पहले जो 2 पेपर हैं वो सब्जेक्ट के रहेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले 2 पेपर जो कि होने वाले हैं 150 नंबर के, और टोटल जो मार्क्स होंगे, जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके होंगे 200 नंबर और 24 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, यहाँ पर जो 24 मार्क्स हैं, अगर आपका थ्योरी में कम नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू पे बेस्ड रह जाएगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट है जो ये चाहता है कि वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, मैं आपको कहूंगा कि इन 200 नंबरों पे अपनी नजर टिकाए, और जिन बच्चों का सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा है वो इन 50 नंबरों को सीरियसली ले, बिकॉज ये राजस्थान के जीके से संबंधित है। राजस्थान के जीके को थोड़ा सा तैयार करें और इसको लापरवाही में नहीं गुजारें, बिकॉज 50 नंबर बहुत मायने रखते हैं। बिकॉज यहाँ 24 नंबर है, जितना ज्यादा अच्छा से यहाँ स्कोर करेंगे उतना इन 24 नंबरों पे आपके सिलेक्शन की निर्भरता उतनी ही कम हो जाएगी। तो चलिए मैं जल्दी से बात करता हूँ पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। देखिए, पेपर 1 और जो पेपर 2 है उसका अगर हम सिलेबस देखें, थोड़ी सी मुझे ज्यादा जगह चाहिए। सबसे पहला जो है पेपर 1 जो है उसका जो पहला जो पेपर है उसका नाम दिया है टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी जो है इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है,
ये पीछे जिस तरह के जो पेपर आए हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो टैक्सोनॉमी जो 2014 का जो सिलेबस था उसमें भी वैसा ही है जैसा कि इस बार 2020 के सिलेबस में है। दूसरा जो यूनिट है जिसको इस बार बनाया गया है, दूसरी यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और तीसरी यूनिट बनाई गई है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब ये देखिए यहां पे जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। पहले 2014 का जो सिलेबस था उसमें ये दोनों एक ही यूनिट थी। अभी इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूं कि ये मैं मान सकता हूं कि ये नॉन कोऑर्डिनेट्स है और ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। यानी कुल मिलाकर के जो पहले जो 2014 का जो सिलेबस था उसमें ये दोनों यूनिट 3 के रूप में एक साथ थी, लेकिन अब इन दोनों को अलग अलग यूनिट 2 और यूनिट 3 के रूप में अलग कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। बिल्कुल क्लासिफाई इसको कर दिया है। और भी जो अच्छी बात मुझे लगी इस सिलेबस में, इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसको वेल डिफाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट है वो बिल्कुल क्लियरली इसके जो कंटेंट है वो समझ सके। तो ये नॉन कोऑर्डिनेट्स है, मोटा मोटे तौर पे हम डिस्कस करें। इनके सबके अंदर सीलोम, फूड, फीडिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के जितने भी मेंबर है, मैं ये कह सकता हूं ये हार्डकोर जूलॉजी है। ठीक, ये हार्डकोर जूलॉजी है। ये ओरिजिनल जूलॉजी के 2 यूनिट्स इसमें हैं और इनसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि इसके बाद मैं भी इस पेपर का 2014 का जो पेपर है उसका डिटेल्ड यूनिट वाइज एनालिसिस करूंगा और उसका वीडियो में आगे पोस्ट करूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस किस यूनिट से किस लेवल के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो भी देखना ना भूलें। चलिए, चौथी जो यूनिट है वो सीधी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वही सारी चीजें हम सब जानते हैं कि मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, चिक का डेवलपमेंट, फ्रॉग का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटा, जेस्टेशन और पार्चुरेशन। देखिए इसमें एक चीज है, इसके जो चौथी यूनिट का जो जी पॉइंट है ABCDG के हिसाब से जो जी पॉइंट है, ये वाला जो पोर्शन है ये पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट में था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन फिजियोलॉजी से 3 चीजें निकाल दी गई हैं, प्लेसेंटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। प्लेसेंटा का प्रकार, गर्भावस्था और प्रसव, ये जो 3 चीजें हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से निकालकर हमने अब चौथी यूनिट के जी पोर्शन में रख दी गई है। तो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर इस चौथी यूनिट में की गई है। ठीक है, बाकी और कोई चेंजेस चौथी 4 यूनिट में नहीं है। अब देखिए जो बड़ा चेंज है वो क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे पांचवी जो यूनिट है ये दी गई है जेनेटिक्स के नाम पे। अब देखिए यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये जो जेनेटिक्स थी ये पेपर 2 में थी और अब इसको रीशफल किया गया है। ठीक है, और इसको रीशफल किया गया है पेपर 1 में। क्लियर है? तो पहले जो जेनेटिक्स थी ये पेपर 2 में थी। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेपर 1 की, तो यहाँ पे जेनेटिक्स आ गई। इसके अलावा जेनेटिक्स में भी एक पोर्शन लास्ट में ऐड कर दिया गया है जिसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स जो है पिछली 2014 की तुलना में इस बार जेनेटिक्स में ऐड किया गया है और इसे पेपर 1 में ला करके रख दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, जो मुझे समझ में आया है जितना उसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, QTL मैपिंग, ये थोड़े से जो डिटेल टॉपिक है वो इसमें। छठी जो यूनिट है वो है इवोल्यूशन की। अब देखिए जो इवोल्यूशन वाली जो यूनिट है, इवोल्यूशन वाली यूनिट के बारे में हम बात करें, इवोल्यूशन वाली जो यूनिट है ये भी बिल्कुल वैसे की वैसी ही है। ये भी छठी यूनिट है और यहां पर जो 7वीं यूनिट है वो है इथोलॉजी की। इथोलॉजी वाली यूनिट है 7वीं यूनिट। तो 7वीं जो यूनिट है उसके बारे में मैं 1-2 कमेंट इसमें करूंगा। 7वीं यूनिट का जो पहले जो पिछली बार जो नाम था वो कुछ और तरीके से था। इस बार इसे बिहेवियरल बायोलॉजी या फिर इथोलॉजी के टाइटल से रखा गया और इसके अंदर भी कोई चेंजेस बड़े नहीं हुए हैं।
तो ये कुछ 7 यूनिट में पेपर 1 बटा हुआ है और जो इस तरह से आपके सामने है। तो मोस्टली मोटा मोटी जो चेंजेस है वो मैं इसको कहूंगा और इन दोनों को एक यूनिट को तो ये जो है जैसा कि मैंने पहले कहा ये हार्ड कोर जूलॉजी है। ये मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों के लिए टफ मामला सिद्ध होगा, क्योंकि जैसा कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी जो क्वेश्चन हैं इस यूनिट से, हालांकि सभी से हैं बिकॉज 150, 300 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, काफी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में ऐसा क्या किया गया? पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड, हाँ, पेपर जो सेकंड है उसमें जो पहली यूनिट है इसमें रखा गया है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब यहां पे देखिए क्या चेंज हुआ है। यहां पर ये चेंज हुआ है कि पहले पिछली बार 2014 के अकॉर्डिंग सेल बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 थी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 थी। ठीक है, यानी ये अलग थी और ये अलग थी। यहां पर यूनिट 2014 की सेकंड पेपर की पहली और दूसरी यूनिट को मर्ज करके दोनों को एक साथ कर दिया गया और जिसे हम कह रहे हैं सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, यानी मैं कहूंगा यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को मर्ज कर दिया गया है और उसके साथ एक चीज इसमें और जोड़ दी गई है जो कि पिछली बार सिलेबस में नहीं थी। और मेरे मायने में जब भी बच्चा कोई सेल बायोलॉजी पढ़ेगा इस टॉपिक को ध्यान से पढ़े। यह है मेम्ब्रेन स्टडी। पिछली बार मेम्ब्रेन जो स्टडी थी वो इतनी इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा नहीं था और जिस हिसाब से इन दोनों यूनिट्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा कि मैं अभी कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कितने, अगला जो वीडियो लेक्चर है उसमें बताऊंगा किस यूनिट से कितने क्वेश्चन किस किस कॉम्प्लिकेसी लेवल के हैं। लेकिन मेरा जो अभी तक का जो एनालिसिस है उसमें मैं देख पा रहा हूँ इससे काफी क्वेश्चन आए हैं। तो कितने क्वेश्चन आए हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन स्टडीज है ये पहले नहीं थी, इस बार इसको ऐड कर दिया गया। दूसरी जो यूनिट है ये है सेल सेल कम्युनिकेशन। इसे हम आम भाषा में सिग्नलिंग भी बोल सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं क्या है, इसे हम सेल सिग्नलिंग भी बोल देते हैं, लेकिन जो नाम दिया है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये पिछली बार यूनिट 3 थी, ये भी एज सच ही है, जैसा था वैसी ही है। जो तीसरी यूनिट है, अच्छा एक चीज मैं सेल सेल कम्युनिकेशन में एक चीज मैं जोड़ना भूल गया। इसमें से एक टॉपिक को हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया। क्या? एक इंपॉर्टेंट बात है, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, जो कि एक टफ टॉपिक माना जाता है। होस्ट पैरासाइट जो इंटरेक्शन है और कुछ पोर्शन माइक्रोबायो का, ये यहां से हटा दिए गए। तो एक राहत का विषय कि दूसरी यूनिट में से जिसमें सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, सेल जंक्शन, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर भी यूनिट नंबर 2 में आता है, लेकिन इसमें से होस्ट पैरासाइट और माइक्रोबियल जो पोर्शन है, माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन, ये हटा देगी। ये थोड़ी सी राहत की बात है। चलिए अब मैं बात करता हूं यूनिट तीसरी पे। तीसरी यूनिट में सबसे ज्यादा रीशफलिंग हुई है, या फिर मैं कहूं शफलिंग हुई है। इसका जो नाम रखा गया है वो है बायोलॉजिकल टेक्निक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, मेरे हिसाब से ये यूनिट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम का विषय सिद्ध होगी, जो बायोटेक से रिलेटेड नहीं है या फिर जो मॉडर्न साइंस को इतना अच्छे से नहीं जानते, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिद्ध होगी। अब देखिए किया क्या गया है। पहले 2014 में ये बायोलॉजिकल टेक्निक्स और बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग थी, और बायोलॉजिकल जो टेक्निक्स थी वो जैसे सेल के अंदर, जैसे सेल बायोलॉजी पहली यूनिट थी, तो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जो टेक्निक्स थी वो इसमें थी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दूसरी यूनिट थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ जो टेक्निक्स थी वो इसमें थी, और बायोटेक्नोलॉजी एक अलग पोर्शन था। अब इस पूरे सिलेबस में इसको नए तरीके से इस तरह से डिफाइन किया गया
कि जितनी भी सारी बायोलॉजिकल टेक्निक है वो चाहे वो किसी भी से संबंधित हो, वो सारी की सारी यहाँ आ गई है, और उसके साथ साथ बायोटेक्निक, यानी ये कुल मिलाकर टेक्निक वाला मामला है। तो बायोटेक तो ऑलरेडी टेक्निक्स है, और इसके अलावा जो और जो टेक्निक्स होती हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करूं तो जो इसके जो पहले चार, इसको ए से लेकर के पी, ABCDEFGHIJKLMNOP 16 पॉइंट्स में बांटा गया। पहले जो चार जो पॉइंट्स है, जिसमें माइक्रोस्कोपी है, एलिसा है, फिश है, जिश है, ब्लॉटिंग टेक्निक्स है, रेडियो लेबलिंग है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, ये सारी सेल बायो की थी, जो पहले यूनिट 1 में आती थी, यहाँ आती थी। उसको यहाँ से सेल बायो के पोर्शन और मोल बायो को तो मर्ज कर दिया यहाँ पे, और इस सेल बायो वाले में से इस टेक्निक्स को निकाल के इसमें डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स थी वो यही है, बायोटेक्निक्स यही है। बायोलॉजी की जो टेक्निक्स है मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी पहले जो पिछली बार जो था वो बायोटेक्नोलॉजी, वो यूनिट 5 थी दूसरे पेपर की। इस बार इसे यूनिट नंबर 3 बना दिया गया है, और बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें जो बायोटेक्निक्स है, डीएनए आरएनए आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, डीएनए आरएनए एनालिसिस करना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का एक्सप्रेशन, प्लांट वेक्टर, बैक जो फेज है, फाज है, कॉस्मिड है, यैक है, बैक है, इनविट्रो म्यूटेजेनेसिस है, ये सारी चीजें इसमें हैं। और इसमें जो चीज ऐड करी गई है, ऐड तो मैं नहीं बोलूंगा, एक्चुअली इसके अंदर एक यूनिट और थी जो पिछली बार 2014 के अंदर जो सिलेबस था पेपर 2 का, उसमें एक और जो यूनिट थी मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, एक यूनिट थी, यूनिट नंबर 7 जो बायोस्टैटिस्टिक्स की थी, वो भी इसी के अंदर घुसा दी गई है। तो यानी जैसे मैंने कहा, ये पहले जो थी वो यूनिट कितनी थी, यूनिट 5 थी। ये जो वाला जो पोर्शन है बायोटेक्नोलॉजी का, सेल एंड मोल बायो के अंदर था। इसके अलावा यूनिट 7 थी स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन की। अब यहां पर उसको भी इसके अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ऐड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रीशफलिंग में इसके अंदर मैं, इस टाइटल तो यही है लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, इसमें एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी इसमें डाल दी गई है। अगेन मैं कह रहा हूं इसमें से ऐड नहीं है, बस ये जो तीसरी यूनिट है इसको इधर उधर करके खेला गया। मोर और लेस क्या किया गया, एक्चुअली जो ओवरऑल अप्रोच जो मुझे नजर आई हुई है कि जितनी भी टेक्निकल पोर्शन है उन सबको एक यूनिट के रूप में मर्ज कर दिया गया है। पहले वो डिस्ट्रीब्यूटेड था अलग अलग यूनिट्स में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं चौथी यूनिट के बारे में। चौथी यूनिट है एनिमल इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ स्टडी। मैंने शॉर्ट में लिखा है वाइल्ड लाइफ स्टडी। इसको यूनिट नंबर 4 बना दिया गया है। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर खास बात क्या है, पहले ये वाली जो चीज थी ये कहां से आई है, ये इंपोर्ट हुई है पेपर नंबर 1 से। पहले ये पेपर 1 में थी, इस बार पेपर 2 में। मैंने टाइटल चेंज नहीं किया, ये पेपर 2 की बात कर रहे हैं। यहां पेपर 2 में पहले जेनेटिक्स थी, इसको वहां रख दिया गया जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, अब इसके अंदर एक जो पॉइंट है वो ऐड किया गया। अच्छा, पहले जो पिछली बार जो ये यूनिट 4 थी, हाँ यूनिट 4 जो थी ये 2 यूनिट्स के रूप में थी, जो थी यूनिट 6 और यूनिट 8। ठीक है, अभी ये पार्ट 2 में है और ये पहले पार्ट 1 में थी। पहले अलग अलग थी, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी अलग थी और वाइल्ड लाइफ स्टडी अलग अलग थी। ठीक है, ये यूनिट 6 थी इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी वाली, और ये थी वाइल्ड लाइफ स्टडी वाली यूनिट नंबर 8। अब इन 6 और 8 को मिला करके यहां पर यूनिट 4 बना दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक पोर्शन ऐड किया गया चौथे में, जो एच पोर्शन है, इसका एच पोर्शन है, ये फ्रेश है। इसमें क्या है, इसमें फ्रेशली एडेड है। क्या है वो मैं बता देता हूँ। मेजर बायोडाइवर्सिटी एरिया एंड हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। इकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हॉटस्पॉट्स इंडिया में क्या, मेजर बायोडाइवर्सिटी एरिया ये मान गया। इसके अलावा जो
जो बायोजियोग्राफी वाला जो एरिया है वो पहले पेपर 1 में आता था इवोल्यूशन के अंदर, वहां से इवोल्यूशन में से निकाल करके इसको इसमें बायोडाइवर्सिटी वाले में रखा गया है। ठीक है, इवोल्यूशन से जो पोर्शन था बायोजियोग्राफी वाला जो पोर्शन था, बायोम्स कम्युनिटीज के साथ साथ बायोजियोग्राफी वाला जो पोर्शन था है यही इसी सिलेबस में, लेकिन पहले इवोल्यूशन में था, वहां से इसको निकाला गया और यहाँ इसमें रख दिया गया। ये सारा सब समझने के लिए काफी डिटेल्ड एनालिसिस मुझे करना पड़ा। आई होप आपको हेल्प मिलेगी, मेरी ऐसी आशा है। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट नंबर 4। अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर जो 5 है, यूनिट नंबर 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। यूनिट नंबर 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। और ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है, इसमें चेंजेस नहीं है, वैसे ही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसका एक पोर्शन जो था वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भेज दिया गया, जिससे हमने 3 पॉइंट पढ़े, गेस्टेशन, पार्चुरेशन और प्लेसेंटेशन। ये जो 3 टॉपिक है जो पहले इसका पार्ट थे, वो अब पेपर 1 के अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में चले गए। अच्छा, ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो पहला जो पॉइंट है ए, कुछ बच्चे थोड़ा सा सरप्राइज महसूस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है। मैं आपकी जानकारी के बता दूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ही बायोकेमिस्ट्री है। ये जो पहला जो पोर्शन है वो बायोकेमिस्ट्री, लेकिन बिल्कुल फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री है, बिल्कुल जो बेसिक जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वही है। इसमें इसके अलावा और कोई चेंजेस इसमें नहीं है। कुछ पोर्शन है, जैसा कि मैंने कहा, उसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में शिफ्ट कर दिया। तो ये हुए पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस का डिस्कशन। जो ओवरऑल जो लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट को आपको मेरे कमेंट बताऊंगा, मेरे नॉलेज में इस सिलेबस को थोड़ा सा रीशफल करके प्रॉपर शेप देने की कोशिश की गई। टेक्निकल जो चीजें हैं उनको एक तरफ लाया गया है और जो नॉन टेक्निकल चीजें हैं उन्हें एक तरफ लाया गया, और मर्ज करके थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश की है कि हाँ भाई 7 यूनिट उसमें 5 यूनिट उसमें, जबकि पिछली बार 2014 में नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन हाँ कंटेंट वही है, सिलेबस वही उतना ही डिटेल्ड है। आपको तैयारी की जरूरत पड़ेगी, तैयारी करते रहिए। एक चीज और मैं अनाउंस करना चाहूंगा, कोई अगर जूलॉजी की तैयारी कर रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा। मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, आप उससे जुड़ सकते हैं और उससे उसके अंदर मैं जो फ्री जो स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।